नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान ईएनटी सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर राजन भार्गव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ईएनटी सर्विसेज, इसके बारे में हम आज डॉक्टर साहब से जिक्र करेंगे और आखिर इससे जुड़ी हुई जो समस्या है वो क्यों इतनी होती जा रही है और किस तरीके से जो हमारी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है इसको समझते हुए इससे बचने में, और क्या कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है सबसे पहले इसके बारे में जानना। और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ईएनटी के बारे में बताएं कि क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम आखिर क्यों बढ़ रही है, क्या कुछ किस तरीके के बदलाव आप पा रहे हैं जिसके चलते ये समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद नंदिनी जी। मैं डॉक्टर राजन भार्गव, मैं डायरेक्टर ईएनटी सर्विसेज रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से। मैंने अपनी शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करी है। वहीं से मैंने एमबीबीएस एमएस किया। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था, जहाँ पे मुझे एक डीएलओ आरसीएस करके डिग्री मिली। उसके बाद मेरे को एक और डिग्री है मेरे को मिली अमेरिका से, विच इज़ कॉल्ड एज फेलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स FACS। तो मैं यहाँ पे आज 25 साल से कानपुर में कार्यरत हूँ और नाक कान गले से संबंधित सारी सेवाएं हम रीजेंसी हॉस्पिटल में देते हैं जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी सेवाएं आपकी ओर से प्रदान की जा रही हैं, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और उन्हें इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मैं पा रही हूँ कि आजकल इससे जुड़ी समस्याओं में इजाफा हो रहा है। आखिर पहले जो समस्याएं हमें सुनने को नहीं मिलती थी वो बहुत देखने को मिलती हैं। नाक कान और गले की समस्या पहले इतनी आम नहीं होती थी, लेकिन आखिर आज इन दिनों इसके मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं और क्या किसी तरह का परिवर्तन हमारे वातावरण में ऐसा आप पा रहे हैं जिसके चलते इनके मामलों में इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल से हमें 3-4 चीज़ें जिन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी पे मेरे ख्याल से अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है शहर में, शहर के बाहर, आजकल तो गांवों में भी बहुत प्रदूषण हो गया है। धूल धुआं हर किस्म का प्रदूषण है, जिसकी वजह से हमारे को आजकल इतना नाक और साइनस से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिलती हैं। नाक की एलर्जी आजकल इतनी कॉमन हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को नाक की एलर्जी होती है, जिसके कारण उनकी नाक बंद हो जाती है, नाक से ढंग से सांस नहीं ले पाते, हमेशा छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नींद तक डिस्टर्ब होती है और लोगों का अगले दिन का कार्य तक इफेक्ट होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि क्या है, वो मैं उस पर भी ध्यान देना चाहूँगा और लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो है ध्वनि प्रदूषण जी। इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है हमारे शहर में। लोग तेज़ तेज़ हॉर्न बजाते हैं, जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ पे भी तेज़ हॉर्न बजाते हैं, जिससे लोगों के कान में सुनाई में दिक्कत होने लगी है। एक शहर में अगर आप ध्यान से देखें तो सड़क पे एक लोगों के में आप चिड़चिड़ापन देखेंगे और वो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि इतना ध्वनि प्रदूषण है। लोग एकदम दिमाग से परेशान हो जाते हैं और उसका असर शहर में आपको देखेंगे कि छोटी छोटी बात पे सड़कों पे लोग लड़ाई करते हैं। ये सब ध्वनि प्रदूषण का असर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के स्वभाव में चेंज देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण के अलावा मैं पाती हूँ सर कि बहुत बार आजकल जिस तरीके से ईयरफोन्स का इस्तेमाल का जो चलन है वो बहुत इसमें इजाफा देखा जा रहा है। ये बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। मोबाइल फोन के साथ साथ इसका इस्तेमाल, ये कितना खतरनाक है? बहुत ही खराब चीज़ है। ईयरफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए और आजकल हमारे पास काफ़ी इसको लेकर तथ्य सामने आए हैं कि ईयरफोन लंबे समय तक लगाने से कान में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें हम टिनिटस बोलते हैं, जो लोगों को मानसिक तौर पे बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि उसका कोई विशेष इलाज भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो आपके कान की सुनाई भी अफेक्ट हो जाती है। तो बहुत लंबे समय के लिए ईयरफोन्स ना ही लगाएं। प्लस मेरे ख्याल से शायद आपके चैनल और आपके न्यूज़ इस बात को कई बार सामने ला चुकी है कि लोगों ने ईयरफोन लगाया, रेलवे की पटरी से क्रॉस कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और हादसे हो गए। तो ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और साथ ही साथ ईयरफोन लगा के लोग स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हॉर्न नहीं सुनाई पड़ा तो पता चला एक्सीडेंट हो गए। ये सही नहीं है बिल्कुल।
बिल्कुल, और एक तो सुनाई नहीं पड़ता है और ऊपर से ऑब्वियसली हमने अगर ईयरफोन लगाए हैं तो हम कुछ सुन रहे हैं और हमारा ध्यान उस पर होता है और उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। बिल्कुल। पोल्यूशन कितना इसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से कान के अलावा नाक और गले की बात की जाए, क्योंकि हमें रहना इसी एटमॉस्फेयर में है, तो ये कितना जिम्मेदार है इस समस्या के लिए? बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को और खासकर आप लोगों को मीडिया के द्वारा इसको उठाने की ज़रूरत है और हमारे सरकार को इसके पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम बातें तो बहुत करते हैं। आज से 2.5 साल पहले एक WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि कानपुर में पोल्यूशन जो है सबसे हाईएस्ट है। अब वो रैंकिंग जो है बिहार के एक शहर को दे दी गई है, बेगूसराय को। मगर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो एक पतले कण होते हैं धूल के, रेशे के माफिक, वो नाक, साइनस और फेफड़ों तक में चले जाते हैं और उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस पे बहुत काम करने की जरूरत है हमारे। बिल्कुल, पहला कदम ऐसी सिचुएशन जब होती है सर, तो हम ये उठाते हैं कि अगर वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो हम मास्क का इस्तेमाल करें, जो निश्चित तौर पर फायदेमंद है, लेकिन बहुत बार इस दौरान हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो क्या इस ओर भी अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दौरान किस तरीके की सावधानी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिनका काम इस तरह का है जिसमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, धूल मिट्टी में जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग के काम में है, कोई सीमेंट के काम में है, उन सबको तो निश्चित तौर पे मास्क लगाने की ज़रूरत है। मगर ये नहीं कि जो मैं आजकल अमूमन देखता हूँ, एक मास्क है उसको जेब में डाल लिया और उसी को इस्तेमाल करते रहे। ये एक रेगुलर चेंज की चीज़ है और बहुत महंगी भी चीज़ नहीं है आजकल। जी, बिल्कुल, और समझना होगा इसको। अगर इस समस्या की बात की जाए, कान से ही उदाहरण ले लिया जाए, बच्चों को अक्सर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है और अक्सर शुरुआत होती है वैक्स से, हमें कान में वैक्स फील होता है तो हमें लगता है कि इसको साफ करना है और उसके लिए घर पर ही कुछ बहुत बार असुरक्षित तरीका हम अपनाते हुए देखते हैं, या बाहर निकलते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि वो आपके कान का वैक्स निकाल देते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है नंदिनी जी। कारण यह है कि कुदरत ने एक इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है, जितनी बार आप मुंह चलाएंगे, मुंह खोलेंगे, अब आपका जबड़ा चलेगा, आपके कान के अंदर का वैक्स अपने आप से बाहर आ जाता है। उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं होती। 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही खराब हैं, वो है ईयरबड का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा देर तक ईयरफोन इस्तेमाल करना, उससे वैक्स अंदर चला जाता है। और कान में तेल डाल के तीली या डंडी से कान को साफ करना, उससे कान में चोट लग जाती है, पर्दे में चोट लग जाती है, लोगों का कान बहना तक लग जाता है। तो ये बहुत ही खराब चीज है और बिल्कुल इसको मना होने की जरूरत है। और कान में तेल डालना, मैं जानता हूँ घरों घरों में प्रथा रही है कि हमारी दादी भी डालती थी, ये होता था। मगर शायद अब ये प्रथा को बंद होने की जरूरत है। बिल्कुल। कब ऐसा माना जाए कि कितना वैक्स होना सामान्य है, यह समस्या है किसी तरह की, ये कैसे हम इसमें फर्क करें? बिल्कुल समस्या नहीं है, कान में वैक्स होना निहायत जरूरी है जी, क्योंकि वो कान की खाल को प्रोटेक्शन देता है, बचाव करता है। उसमें कुछ ऐसे तेल होते हैं जो कान में एक एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं। तो वैक्स को बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। जब उसका अपना कार्य खत्म हो जाता है, वो अपने आप से कान से निकल जाती है, आपको छेड़ना ही नहीं होता उसको। बिल्कुल। कानपुर का आपने जिक्र किया कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड ये शहर रहा है और अब हालांकि इसका दर्जा, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर का दर्जा है, वो अब बिहार के बेगूसराय को दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से क्या इस इलाके में खास तौर पर गले, नाक या कान से संबंधित समस्याओं में इजाफा देखा जाता है? बिल्कुल। देखिए, जब मैं कानपुर आया था तो मैं एक नाम नहीं लेना चाहता जी, मगर जब हम स्टेशन पे उतरते थे तो एक तंबाकू और पान मसाले का नाम होता था और लिखा जाता था, वेलकम टू द सिटी ऑफ XYZ पान मसाला जी। मेरे ख्याल से ये सबसे गलत वेलकम था जी। हम एक ऐसी चीज को वेलकम कर रहे थे जिसका हमें पता है कि वो लोगों के शरीर के लिए हानिकारक है। हानिकारक इस हद तक है कि इसकी वजह से इतने ज़्यादा कानपुर और कानपुर के सराउंडिंग जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पे मुंह के कैंसरों का जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और उसका कारण है पान मसाला और तंबाकू का खाना। तो मुझे लगता है
कि आज हम होली से 1-2 दिन पहले एक अच्छे मौसम में हैं, अच्छे उसमें हैं, तो शायद ये आदत अगर मैं आपके चैनल के तहत लोगों को कह सकूं कि होलिका दहन में अपनी इस आदत का जरूर दहन कर दे, तो उससे अच्छा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि माना जाता है कि जब भी होलिका दहन हम करते हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि इस दौरान अपने अंदर की एक बुराई का भी आप दहन करते हैं, और इस खास मौके पर आपसे ये बातचीत भी हो रही है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो इस और प्रयास करेंगे। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, क्या यही वजह मानी जाए कि कानपुर में हेड और नेक कैंसर के जो मामले हैं उसमें इजाफा देखा जाता है कानपुर में, तो ये क्या स्थिति क्या है और इसके चलते क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, अगर आप ना इसके आंकड़े देखें तो दुनिया भर में हेड एंड नेक कैंसर्स, जो मुंह के, गाल के, जबान के कैंसर्स होते हैं, उनका परसेंटेज मात्र 3% भी नहीं होता, और कानपुर और आसपास के इलाकों में इसका परसेंटेज जो है 30 से 35% है। तो आप ये समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा है यहाँ पे, इतना ज्यादा इनसे संबंधित कैंसर है। अब कैंसर के साथ समस्या ये नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष को वो असर डाल रहा है, पूरा घर परिवार उससे परेशान हो जाता है, क्योंकि इनका इलाज लंबा है, इलाज महंगा है, और लंबे समय तक एक आपके पर मानसिक दबाव बना रहता है, क्या ये बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम शुरुआती उसमें एक अपने लिए प्रण बना ले कि हमें ये तंबाकू मसाला नहीं खाना, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका होने का, तो शायद हम बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस मामले में देखा गया है कि महिलाओं की भी संख्या तादाद अच्छी खासी रही है, तो क्या जो महिलाएं हैं उनको ये चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिस तरीके से उनकी जो संरचना है, तो क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में कुछ तथ्य हैं कि कानपुर और खासकर बुंदेलखंड इलाके में बहुत ज्यादा महिलाएं जो हैं तंबाकू मसाला खाती हैं। हाँ जी। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं में आपको तो अंदाजा होगा भी कि खून की मात्रा भी कम होती है, उनके अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मात्रा भी कम होती है। जब उनके शारीरिक संरचना में पहले से ही कमजोरी है, साथ ही साथ तंबाकू मसाला खाएंगे तो उनके मुंह की खाल और जल्दी डैमेज हो जाती है और उनमें कैंसर होने लगता है। नतीजा क्या देख रहा हूं मैं? नतीजा ये देख रहा हूं कि कम उम्र की 35 साल की 36 साल की महिलाओं में मैं आजकल गाल में कैंसर, जबान में कैंसर रेगुलरली देख रहा हूँ। जी, और ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। सर, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में बताएं और किनमें ये जरूरत ज्यादा देखी जाती है, स्थिति क्या है इसकी? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ये किस्म का एक पब्लिक मैसेज मैं देना चाहूँगा। अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते, तो क्या होता है कि हम उनको बच्चों के डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं और दूसरे डॉक्टरों के पास भी ले जाते हैं। वो कहते हैं समय के साथ बोल लेगा, तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। मगर एक समय के बाद अगर वो बोल नहीं रहे हैं तो मेरा आप सबको एक महत्वपूर्ण सुझाव है और एक मैसेज है कि कृपया करके उन बच्चों की आप एक सरल सी सुनाई की जांच जरूर कराएं। उस जांच से ये पता चल जाता है कि बच्चे जो है सुन पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे जो सुन नहीं सकते वो बोल नहीं सकते। ये हमारे दिमागी संरचना ऐसी है कि सुनना बहुत जरूरी है हमारे को बोलने के लिए। और हमारे इस शहर में हमारे पास हमारी बहुत ही अच्छी सरकार से हम सबको मदद मिली हुई है। कुछ हमारे इस शहर में सेंटर्स हैं जिनको ये सुविधा है कि अगर हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी उन बच्चों का करें जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो सर्जरी हम फ्री में बिना शुल्क के कर सकते हैं। जैसे ये सर्जरी हम रीजेंसी अस्पताल में बिना शुल्क के कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदरवाइज इस सर्जरी की जो कॉस्ट आती है वो करीबन 7 से 8 लाख रुपए आती है, जो एक आम आदमी के पहुंच के बाहर है। और हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे को, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरह की स्कीम दे रखी है कि हम
ये सर्जरी उन लोगों की बिना शुल्क के आराम से फ्री में कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छी ये मदद है और निश्चित तौर पर इसकी सराहना की जानी चाहिए और आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कितनी मदद इसके ज़रिए, इस योजना के ज़रिए लोगों को पहुँचाई जा चुकी है और इस तरह के शहर में तो मेरे ख्याल से 1000-1500 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और इस पे लगातार काम चल रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें थोड़ा सा लोगों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि उनके बच्चे को ये सलाह दी गई है या ये बात पकड़ में आई है कि वो बच्चे उनके सुनते नहीं है, तो बिना डरे, बिना परेशान हुए इसके लिए आए। हम इनकी पूरी मदद करेंगे और उसमें उनका कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। आराम से उनके बच्चे की एक किस्म से उनके बच्चे का फ्यूचर अलग किस्म का हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट द्वारा सुन के बोल पाएंगे। बिल्कुल। किन लोगों को इसके जरिए लाभ मिल सकता है या कौन कौन पात्र हैं? इसके जरिए वो लोग पात्र हैं जिन लोगों की सालाना आय जो है 2 लाख रुपए साल से कम है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। सर, आपने जिक्र किया कि लोग बहुत बार डरते हैं इससे, ऐसा क्या है? मैं चाहूंगी इस डर को भी दूर किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा जानेंगे उतनी ही हिचक कम होगी। तो इसका सबसे बड़ा डर जो है, लोगों को लगता है कि एक ऑपरेशन होगा, अभी तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, पता नहीं ऑपरेशन के बाद कोई समस्या तो ना बन जाए। मगर उनको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही अब सामान्य ऑपरेशन हो गया है, जो मात्र 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। 1 दिन अस्पताल में रखना पड़ता है, मगर उसके बाद एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ट्रेनिंग का भी जो शुल्क होता है वो भी सरकार अपने पैसों से व्यय करती है। उनको ट्रेनिंग के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ते और वो ट्रेनिंग करके इस स्थिति में ले आते हैं 6-8 महीने की ट्रेनिंग से कि बच्चा उस कॉकलियर इम्प्लांट के द्वारा सुन सकता है और बोल सकता है। बिल्कुल। आपने जब इसके बारे में बताया, सबसे पहले एक बात कही कि जब भी हम बच्चे को जब बोलता नहीं है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा होता है दरअसल, तो अक्सर कह दिया जाता है कि समय के साथ सुनने लगेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि वो किन स्थितियों में कहा जाता है कि समय के साथ सुनने लगेगा और कब हम समझें कि ये बात समय के साथ सुनने लगने वाली बात नहीं है, बल्कि स्थिति गंभीर है और इस पर कदम उठाने की जरूरत है। सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने अगर एक आवाज दी बच्चे को, 6-8 महीने के बाद एक बच्चा जो है आसानी से आपकी आवाज़ को सुनने लगता है, आपको ध्यान, आपके ऊपर ध्यान उसका आकर्षित हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि 1 साल के बच्चे में आवाज़ देने पे वो पलट नहीं रहा है, आवाज़ देने पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो एक ऐसा समय आ गया है कि आपको बच्चे के जांच करानी निहायत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हर हालत में बच्चे की सुनाई की जांच होनी चाहिए। अगर बच्चा कम उम्र में ही पैदा हो गया, बच्चे को उम्र पैदा होने के बाद कुछ सांस की दिक्कत हुई और उसे वेंटिलेटर पे रखा गया, बच्चा के पैदा होने के बाद उसे पीलिया हो गया या कोई ब्लड रिएक्शन हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो ये सब हाई रिस्क सिचुएशंस हैं जिसमें हर हालत में बच्चे की सुनाई की जांच होनी जरूरी है। बिल्कुल। और क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है इस सर्जरी के दौरान या बाद में, जिससे कि सही रिजल्ट मिले और दिक्कत ना होने पाए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सर्जरी के बाद लोगों को, बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है साफ सफाई का काम, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और जिस एरिया में इम्प्लांट लगता है वो खाल बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। और दूसरे, हमें अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को समझाने के लिए कि उनको एक ऑपरेशन एक बहुत छोटा हिस्सा है कॉकलियर इम्प्लांट में, मगर उससे बहुत बड़ा काम जो है वो है ट्रेनिंग का, और उसके लिए लग के मेहनत करनी पड़ती है। 6-8 महीने अगर वो मेहनत कर ले जाते हैं, और खासकर इसमें माँओं का बहुत रोल है, क्योंकि वो दिन भर बच्चा माँओं के साथ रहता है, और वो अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट का रोल ले लें, मैं यही सिखाता हूँ अपने कॉकलियर इम्प्लांट वाले बच्चों की माँओं को कि आपको अपने बच्चे की स्पीच थेरेपिस्ट बन जाना है। अगर वो स्पीच थेरेपिस्ट का रोल ले ले और बच्चे की ट्रेनिंग का जिम्मेवारी खुद के अपने सिर पे ले लें, तो वो बच्चे की आगे की फ्यूचर को बदल देती है। जी,
एज क्या बच्चे की हो जैसे कि जरूरत महसूस हुई कि कॉकलियर इम्प्लांट दिया जाना जरूरी है इनके साथ, ये चीज तो इसको लेकर के इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी जी। वो न्यूरल प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग जो है 5 साल की उम्र तक अमूमन इस ऑपरेशन की सफलता को इंश्योर करता है जी। मतलब 5 साल की उम्र के बाद अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो भी थोड़ा बहुत तो फायदा होगा मगर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जो सेंटर्स जो हमारे स्पीच सेंटर्स हैं, जो हमारे बोलने के सेंटर्स हैं दिमाग के, अगर उनको ध्वनि ना सुनाई पड़े 5 साल की उम्र तक तो वो फिर डेवलप नहीं होते। तो 5 साल से पहले पहले ये वाला ऑपरेशन हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी जानकारी आपने दी। नाक, कान, गला, इससे संबंधित जो परेशानियां होती हैं सब बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम मानी जाती हैं और यही वजह है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसे अवॉइड करते हैं कि तो बहुत सामान्य है, होता रहता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन किन किन परिस्थितियों में गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है? क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए? मेरे को लगता है कि 2-3 चीजें बहुत ध्यान देना है कि अगर मैं कान की बात करूं, किसी को लंबे समय के लिए कान से मवाद आ रही है तो बहुत ध्यान देना है क्योंकि उसका इलाज प्रॉपरली होना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि दिमाग में लोगों के डर भी रहता है, भ्रांतियां भी रहती हैं कि कान के ऑपरेशन होना है या कान का मवाद बह रही है, पर्दा गला हुआ है, तो वो लोग मानते नहीं हैं या उसको डिले करते हैं, डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से। हाँ, बिल्कुल। तो और ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बहुत ही गलत है क्योंकि आगे चल के वही कान के आसपास की हड्डियां गल जाती हैं और वहाँ से इन्फेक्शन का दिमाग में जाने का डर रहता है, सुनाई खराब हो जाती है जो वापस नहीं लाई जा सकती। तो एक डॉक्टर के नाते हमें लगता है कि ये हम बहुत कुछ लोगों में सुधार सकते हैं, मगर अगर समय से रहते लोग हमारे पास आ जाएं और हमारा कहा मान लें। बिल्कुल। देखिए बहुत ज़रूरी बात आपने कही, यहाँ पर लोग पहुँचते नहीं हैं और डरते हैं, लेकिन डर सही तरीके से अगर हो, डर अगर मैं इस बात का हो कि अगर हमने सही समय पे फैसला नहीं लिया तो आगे समस्या हो सकती है, ये डर तो अच्छा है। लेकिन ये डरना कि अगर हम गए तो कहीं बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो ये तो मुझे लगता है गलत एक डर है जो नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर गले की बात की जाए तो गले से संबंधित ऐसी कौन कौन सी समस्या होती है, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब हमें सचेत हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे शहर में। अगर मुंह में कोई घाव है जो भर नहीं रहा हो, मुंह में खाल जो है वो जकड़ गई हो या उसमें लालिमा और सफेद चकत्ते आ गए हो, गर्दन में कोई गांठ है जो नहीं जा रही हो, या आवाज का कोई ऐसा बदलाव है जो 3 हफ्ते बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, या खाने पीने में कोई रुकावट हो, दर्द हो या फंसने लगे, तो ये एक बहुत बड़े साइंस हैं कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। जी। और ठीक इसी तरह अगर नाक में अब समस्या महसूस हो रही है, एलर्जी, किस किस तरह की एलर्जी सामान्य तौर पर देखी जाती है? बहुत ज्यादा कॉमन होती है जो मैंने पहले भी बताया, धूल से संबंधित एलर्जी, जिसमें नाक बंद हो जाना, छींके बहुत आना, नाक से पानी आना। तो ऐसी अगर समस्याएं होती हैं तो निश्चित तौर पे आपको डॉक्टर से मिलके अपनी एलर्जी को कंट्रोल कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी रोज की दिनचर्या को अफेक्ट करता है, आपका काम करने की क्षमता को कम कर देता है, आपके हमेशा सिरदर्द बना रहेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो कभी भी आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। जी। वहीं अगर नॉइज पोल्यूशन की बात की जाए तो बहुत ही सामान्य है, घर से बाहर निकलने पर जो सामान्य तौर पर रोड पर जो पोल्यूशन होता है, जो जिस तरीके से गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, उस पर तो हमारा इतना नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक शौक युवाओं में खास तौर पर हम देखने को मिलता है, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं बहुत लाउड। तो कितनी फ्रीक्वेंसी साउंड की होनी चाहिए, कब ये नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, इसके लिए इंडस्ट्री के तो बहुत सारे मापदंड है। जैसे इंडस्ट्री का मापदंड है कि 80 डेसिबल से ऊपर 8 घंटे नहीं होना चाहिए आपका एक्सपोजर। मगर आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह के डीजे म्यूजिक चल रहा है, उसमें साउंड तो 120-130 डेसिबल तक चली जाती है, तो वो तो बहुत ही कान को डैमेज करती है। अगर आप ये सोचिए कि अगर आप जिस जगह पे हो, किसी पार्टी में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे गाना बजाना इस लेवल का हो कि आप एक अपने साथ खड़े हुए इंसान से साफ तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये इसका मतलब इसका लेवल बहुत ज्यादा है और ये जगह खड़े होने योग्य नहीं है। बिल्कुल।
अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस त्योहार, इस होली पर अगर हम अपने अंदर की इस बुराई को, जो पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, तमाम तरीके की चीजें हैं, छोड़ना चाहें, जो नहीं इस्तेमाल करते, मुझे लगता है वो तो अब इंस्पायर हो चुके हैं कि इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप सलाह देंगे, किस तरीके से उनके लिए ईजी हो सकता है इस आदत को छोड़ना? इसमें 2-3 बातें, बहुत अच्छे आपने बात पूछी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। जी। एक बार इच्छा शक्ति प्रबल हो जाए, उसके बाद डॉक्टर आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तंबाकू और मसाला खाने की एक प्रबल इच्छा बनती है अंदर से, और इसको बोलते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। और इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए भी हमारे पास कुछ अच्छे तरीके हैं, कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक किस्म की लो डोज टबैको को चूसने वाली गोली होती है, जिसको आप मुंह में रख लो तो वो धीमे धीमे थोड़ी सी टबैको शरीर में आपको दे देता है, जिससे आपको इच्छा नहीं होती और टबैको लेने की, और धीमे धीमे आप अपनी आदत को कम कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी है इच्छा शक्ति का होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।